एपिसोड 2 की शुरुआत में हमें 2023 का सोल शहर दिखाया जाता है। एक मॉल में काम करने वाले लोग पैनिक हो रहे होते हैं क्योंकि आज उनके कंपनी का वाइस चेयरमैन उन्हें मिलने आने वाला है। एक औरत कहती है कि उस कांग्रो के बारे में सोचकर ही मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, वो बहुत ज्यादा डरावना है। कंपनी में एक नया ज्वाइन हुआ लड़का औरत से पूछता है कि ये कांग्रो कौन है, तो औरत चिल्लाती है कि तुम कांग्रो को नहीं जानते, वही है हमारे कंपनी का वाइस चेयरमैन जिसका नाम है कांग टेहा। कांग टेहा में बिल्कुल इमोशंस नहीं है, वो एक रोबोट की तरह है, एंड्रॉइड की तरह है, इसलिए कांग टेहा और एंड्रॉइड वर्ड को मिला के हम उसे कांग्रो बुलाते हैं। एनीवेज थोड़ी देर में वहाँ पे कांग्रो यानी टेहा आ जाता है और जैसे सारे लोग उसे डिस्क्राइब कर रहे थे टेहा वैसे ही होता है। उसमें बिल्कुल भी इमोशंस नहीं है, लेकिन हाँ वो अपने काम के बारे में बहुत पैशनेट होता है। हमें फिर बताया जाता है कि टेहा कोरिया की एक बड़ी कंपनी जिसका नाम है SH कॉर्पोरेशन, उसका वाइस चेयरमैन है। यहाँ पर फिर हमें इंट्रोड्यूस किया जाता है 2023 में के टेहा के मम्मी से, और जो औरत 19वीं सदी में टेहा की सौतेली माँ थी वही औरत 2023 में भी टेहा की सौतेली माँ है। टेहा की सौतेली माँ जिसका नाम है मिन, वो यून नाम के एक आदमी से मिलने आती है क्योंकि वो इस यून से कुछ पेंटिंग्स खरीदने वाली है। कुछ ही दिनों में SH कॉर्पोरेशन एक एग्जीबिशन रखने वाला है जिसका नाम है फ्लावर्स एंड बटरफ्लाईज, और ये पेंटिंग्स इस एग्जीबिशन में डिस्प्ले की जाएंगी। ये इवेंट मिन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस इवेंट से ही उसका करियर आगे बढ़ सकता है। यून मिन को कहता है कि मैंने सुना कि तुम्हारा ससुर SH कॉर्पोरेशन का पूरा बिजनेस टेहा के नाम पे करने वाला है और वो टेहा की शादी किसी बड़े खानदान के लड़की से करवा देने वाला है ताकि सारी पावर टेहा के हाथ में रहे। मिन हंसते हुए कहती है कि टेहा कभी भी SH कॉर्पोरेशन का चेयरमैन बन ही नहीं सकता। मेरे ससुर ने कुछ भी कर लिया फिर भी ये कंपनी अंत में मेरे ही हाथों में आने वाली है। मैं ही SH कॉर्पोरेशन की चेयरवुमन बनने वाली हूँ। यहाँ टेहा अपना पूरा काम खत्म करने के बाद अपने असिस्टेंट होंग से पूछता है कि मेरा अगला शेड्यूल क्या है, तो उसका असिस्टेंट उसे चुपके से बोलता है कि तुम्हारी शादी का शेड्यूल है अभी, तुम्हारे दादाजी ऑलरेडी घर से निकल चुके हैं तुम्हारी शादी को अटेंड करने के लिए। टेहा और होंग फिर एक होटल में जाते हैं जहाँ टेहा अपने कपड़े बदलता है, दूल्हे के कपड़े पहन लेता है। शादी की सारी अरेंजमेंट्स हो गई होती है, लेकिन एंड मोमेंट पे होंग को पता चलता है कि टेहा की होने वाली दुल्हन जिसका नाम वनेसा है वो होटल में आई ही नहीं है और अब वो होंग के कॉल्स भी नहीं उठा रही है। टेहा और होंग डिस्कस कर रहे होते हैं कि अब आगे क्या किया जाए क्योंकि दादाजी कभी भी यहाँ पे पहुँच सकते हैं, और उसी वक्त टेहा को दिखता है कि होटल के स्विमिंग पूल में कोई डूब रहा है। टेहा होंग को कहता है कि जाओ उस इंसान को डूबने से बचाओ, लेकिन होंग को स्विमिंग नहीं आती, इसलिए टेहा खुद स्विमिंग पूल में जंप मार लेता है और स्विम करते हुए इस इंसान की जान बचा लेता है। ये डूबती हुई इंसान और कोई नहीं योनवू होती है जो 19वीं सदी के कुएं में गिरकर 2023 के स्विमिंग पूल में समहाउ पहुंच गई है। टेहा योनवू को ऊपर लेके आता है और योनवू बेहोश होती है, इसलिए होंग सजेस्ट करता है कि हम एम्बुलेंस को बुलाते हैं, लेकिन उतने में योनवू को होश आ जाता है और जैसे ही वो टेहा को देखती है वो उसे गले लगा लेती है और रोने लगती है कि मेरे पति, तुम जिंदा हो मेरे पति। टेहा ऑब्वियसली इस सिचुएशन की वजह से शॉक हो जाता है क्योंकि एक अनजान औरत उसे गले लगा रही है, उसे पति कह रही है और इस औरत का एक्सेंट भी कुछ अजीब है, इसलिए टेहा पीछे हट जाता है और कहता है कि कौन पति, मैं तुम्हें नहीं जानता। योनवू कहती है कि तुम ही हो मेरे पति, मुझे ये याद है कि मैं कुएं में गिर गई थी, मैंने मेटल के झाड़ को पकड़ा था और मेटल का झाड़ अभी भी मेरे हाथों में है। क्या ये रियलिटी है, क्या ये सपना है, क्या मैं नर्क में आ गई हूँ? और योनवू की ये बातें सुनकर होंग टेहा को देखकर कहता है ओ माय गॉड, ये औरत तो पूरी पागल है। योनवू टेहा को देखकर कहती है कि तुम मेरे पति ही हो, लेकिन तुम इतने अजीब क्यों दिख रहे हो, तुमने ये कैसे कपड़े पहने हैं, तुम्हारे बाल इतने छोटे कैसे हो गए? और होंग टेहा को कहता है कि ये सारी बातें छोड़ो, दादाजी ऑलरेडी होटल में पहुंच गए हैं, अगर वो यहाँ पे आ गए और उन्हें पता चला कि ये सब झूठ है तो उनकी तबीयत और खराब हो सकती है। टेहा कहता है कि रुको मैं कुछ सोल्यूशन ढूंढता हूँ, और अचानक टेहा योनवू के पास जाकर पूछता है कि तुम मुझे पति कहकर बुला रही हो ना? योनवू कहती है कि हाँ तुम ही मेरे पति हो, हमारी शादी हुई है, क्या तुम मेरे बारे में भूल गए? और योनवू टेहा को गले लगाने जाती है और होंग चिल्लाता है टेहा पीछे हटो, इस अजीब औरत से दूर हो जाओ, हमें इसे हॉस्पिटल लेके जाना है। और टेहा कहता है कि मैं इसे हॉस्पिटल लेके जाऊंगा शादी होने के बाद। होंग चिल्लाता है कि क्या तुम्हारा भी दिमाग खराब हो गया है, तुम इस पागल औरत से शादी नहीं कर सकते? और टेहा कहता है कि मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, ये मत भूलो कि मैं ये सब कुछ मेरे दादाजी के लिए ही कर रहा हूँ। यहाँ पर फिर हमें 3 हफ्ते पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ टेहा अपने दादाजी यानी SH कॉर्पोरेशन के चेयरमैन से हॉस्पिटल में मिलने जाता है। असल में टेहा के दादाजी बहुत बीमार होते हैं और उनकी इच्छा होती है कि उनकी मौत होने से पहले टेहा की शादी हो जानी चाहिए, लेकिन टेहा शादी करने से ही मना कर देता है। दादाजी की एक बड़ी सर्जरी होने वाली होती है
और इसी बात को इस्तेमाल करके दादाजी टेहा को इमोशनली ब्लैकमेल करते हैं कि अगर तुमने शादी नहीं की तो मैं भी अपनी सर्जरी नहीं करवाऊंगा। टेहा अपने दादाजी को ऐसी बीमार हालत में नहीं देख सकता और वो चाहता है कि उसके दादाजी की सर्जरी हो, इसलिए वो ये पूरी झूठी स्टोरी बनाता है कि कैसे वो इटली में रहने वाली एक अनाथ औरत जिसका नाम है वनेसा उससे शादी करने वाला है। और उसके दादाजी इस बात से खुश तो नहीं होते क्योंकि वो चाहते हैं कि टेहा की शादी किसी बड़े खानदान की लड़की से हो ताकि उसे एसएच कॉर्पोरेशन का पूरा बिजनेस मिल जाए। लेकिन उनका पोता जो शादी के लिए मना कर रहा था वो शादी के लिए राजी हो गया है, यही उनके लिए बड़ी बात होती है, इसलिए वो इस शादी के लिए तैयार हो जाते हैं। हम फिर से अभी के टाइम में आते हैं जहाँ टेहा होंग को कहता है कि हमें इस पागल औरत की ज़रूरत है मेरे दादाजी को कन्विंस करने के लिए, और तुम्हें भी पता है कि मैं कभी भी असली शादी नहीं कर सकता। योनू इस पूरे सिचुएशन की वजह से डिस्टर्ब होती है क्योंकि उसका खुद का पति उसे पहचान नहीं रहा है और वो खुद से ही बड़बड़ाने लगती है कि मुझे घर जाना है, मुझे वापस जाना है। टेहा उसे कहता है कि तुम्हें घर जाना है ना, मैं तुम्हें घर जाने में मदद करूंगा, लेकिन उससे पहले तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी, तुम मेरी बीवी बनोगी तो ही मैं तुम्हें घर जाने में मदद करूंगा। और योनू इस बात के लिए राजी हो जाती है। योनू का फिर जल्दी से मेकओवर किया जाता है, उसे वेडिंग गाउन पहनाया जाता है और योनू इतनी सुंदर दिखती है कि टेहा जो इमोशनलेस है वो भी उसे देखकर स्माइल करने लगता है। टेहा फिर योनवू को समझाता है कि अब हम शादी करने वाले हैं और हमारी शादी देखने के लिए एक आदमी आने वाला है। योनवू कंफ्यूज होकर पूछती है कि हम अब नर्क में हैं तो क्या ये आदमी भी नर्क में ही रहता है। टेहा कहता है कि हाँ, ये आदमी नर्क में ही रहता है, इनफैक्ट ये आदमी नर्क का राजा है। अगर उसने तुम्हारी तरफ देखा, उसने तुमसे बात की तो तुम सिर्फ उसकी तरफ देखकर स्माइल करना। योनवू घबरा कर कहती है कि हे भगवान, मैंने ऐसा क्या पाप किया था कि मैं यहाँ पे आ गई, अगर नर्क के राजा ने मुझे पकड़ लिया तो मैं क्या करूँ। टेहा उसे कहता है कि अगर यमराज ने तुम्हें पकड़ भी लिया तो मैं तुम्हें बचा के लेके आऊंगा। और योनवू को याद आता है कि कैसे 19वीं सदी में उसने टेहा को यही बात कही थी। योनवू फिर टेहा को कहती है कि तुम मुझे औरत औरत करके मत पुकारो, मेरा नाम योनवू है। और टेहा कहता है कि मेरा नाम कांग टेहा है। योनवू हंसते हुए कहती है कि मुझे पता है कि तुम कौन हो, मैं तुम्हें अच्छे से जानती हूँ। और टेहा फिर योनवू को लेकर वेडिंग हॉल में आ जाता है। टेहा के दादाजी भी ऑलरेडी वेडिंग हॉल में आ चुके होते हैं और जब भी दादाजी योनवू की तरफ देखते हैं, योनवू घबरा कर स्माइल करती है क्योंकि उसे लगता है कि दादाजी ही नर्क का राजा है। होंग इस शादी को होस्ट कर रहा होता है, सारी रिचुअल्स हो जाती है, दूल्हा और दुल्हन एक दूसरे को अंगूठी पहना देते हैं और होंग गलती से कह देता है कि अब शादी हो चुकी है तो दूल्हा और दुल्हन एक दूसरे को किस करेंगे। टेहा ने होंग को स्पेसिफिकली बता के रखा था कि किस की बात बिल्कुल भी मत निकालना क्योंकि टेहा किसी को किस नहीं करना चाहता, लेकिन होंग ये बात भूल जाता है और टेहा के दादाजी जो ऑडियंस में बैठे हैं वो चीयर करने लगते हैं कि चलो टेहा वनेसा को किस करो। टेहा के पास और कोई ऑप्शन नहीं होता, इसलिए वो वनेसा यानी योनवू के होठों पे अपनी उंगली कर उस पे किस करता है, लेकिन योनवू को लगता है कि टेहा ने सच में उसे किस कर लिया है और वो इस शॉक के वजह से बेहोश हो जाती है। योनवू की यह हालत देखकर दादाजी चौंक जाते हैं और पूछते हैं कि अरे उसे क्या हो गया। तो टेहा झूठ बोलता है कि वनेसा अभी इटली से आई है इसलिए वो थक गई है, आप ज्यादा चिंता मत कीजिए। दादाजी बोलते हैं कि मुझे बुरा लगा था जब तुमने कहा कि तुम बाकी के फैमिली मेंबर्स को तुम्हारी शादी में नहीं बुलाना चाहते, लेकिन मैं समझ सकता हूँ तुमने ऐसा क्यों किया। टेहा कहता है कि ये सारी बातें छोड़िए, मैंने आपकी इच्छा पूरी की है, मैंने शादी कर ली है, तो अब आप सिर्फ सर्जरी पे फोकस कीजिए। और दादाजी उसकी बात मानकर वहां से चले जाते हैं। या योनवू को बिल्कुल भी आइडिया नहीं होता कि टेहा ने उससे झूठी शादी की है और जब योनवू को होश आता है वो फिर से टेहा को पति पति कहकर बुलाने लगती है। टेहा कहता है देखो मेरा काम यहाँ पे हो गया है, अगर तुम्हें कोई सवाल होंगे तो तुम होंग से बात करो। और टेहा वहाँ से जाने वाला होता है और योनवू उसे पकड़ के पूछती है कि पति तुम कहाँ जा रहे हो। टेहा योनवू को कहता है कि मैं तुम्हारा पति नहीं हूँ, मुझे ये बुलाना बंद करो। और योनवू कहती है कि तुम मेरे पति हो और मैं तुम्हें बचाने के लिए यहाँ पे नर्क में आ गई हूँ। टेहा कहता है कि ये क्या फालतू की बातें कर रही हो तुम, ये नर्क नहीं है, ये सोल है, ये कोरिया है। योनवू कंफ्यूज होकर पूछते हैं कि ये कोरिया है, मतलब मैं जोसोन में हूँ, अगर मैं जोसोन में हूँ तो मैं जिंदा हूँ। टेहा कहता है कि हाँ, कोरिया का पहले नाम जोसोन हुआ करता था और जोसोन को खत्म हुए 100 साल से ज्यादा बीत चुके हैं। और योनवू ये बात जानकर बहुत शॉक होती है। योनवू कहती है कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मैं नर्क में नहीं हूँ, मैं हेवन में नहीं हूँ, मैं जिंदा हूँ और मैं कोरिया में हूँ। मुझे सिर्फ ये बात पता है कि तुम मेरे पति हो, तो प्लीज तुम मुझे घर वापस जाने में हेल्प करो। योनवू टेहा को पकड़ने जाती है तो टेहा उसे धक्का मारते हुए कहता है कि मैंने कभी नहीं कहा था कि मैं तुम्हें घर पहुंचाऊंगा, मैंने तुम्हें सिर्फ इतना कहा था कि मैं तुम्हें हेल्प करूंगा। और टेहा फिर वहां से चला जाता है। होंग फिर योनवू के लिए एक बैग तैयार करता है जिसमें वो पैसे रखता है, कपड़े रखता है और मिर्टल का झाड़ रखता है। और होंग योनवू को लेकर हॉस्पिटल जाने वाला होता है, लेकिन रास्ते में योनवू को कुछ ऐसे लोग दिखते हैं जिन्होंने कोरिया के पुराने जमाने के कपड़े पहने हैं। होंग का जब ध्यान नहीं होता तो योनवू जल्दी से भागकर इन लोगों के पास जाती है, ये सोचते हुए कि उसे कोई लिंक मिल जाएगी, वो घर वापस जा पाएगी। लेकिन ये लोग टूरिस्ट होते हैं जिन्होंने कोरिया के पुराने जमाने के कपड़े पहने हैं सिर्फ फोटोशूट के लिए।
इसी भागदौड़ के बीच योनवू होंग से बहुत दूर चली जाती है और उसे अब होंग नहीं मिल रहा होता है और योनवू अकेले सोल शहर में घूम गई है। यहाँ मिन को पता चल गया है कि टेहा ने शादी कर ली है और वो अपने असिस्टेंट पे चिल्लाती है कि तुम उस पे नजर रख रही थी तो तुम्हें ये बात पहले कैसे नहीं पता चली। मेरे बुढ़े ससुर ने ये जानबूझकर किया ताकि वो एसएच कॉर्पोरेशन टेहा को दे सके, लेकिन मैं ये होने नहीं दूंगी। जल्दी से पता लगाओ कि टेहा की बीवी क्या करती है, वो कौन है, और मेरे बेटे टेमिन को फोन लगाओ। हमें फिर यहाँ पे टेमिन यानी मिन के बेटे से इंट्रोड्यूस किया जाता है। टेमिन कुछ काम नहीं करता लेकिन उसे पैसे खर्च करने का बहुत शौक है। टेमिन कोरिया का सबसे एक्सपेंसिव जैकेट खरीद के दुकान से बाहर आ रहा होता है जब उसे अपनी मम्मी के असिस्टेंट का कॉल आता है जो उसे बोलती है कि तुम जल्दी से घर आ जाओ। यहाँ योनवू अभी भी सोल में अकेले घूम रही होती है जब उसे एक बिल्डिंग के ऊपर टेहा का पोस्टर दिखता है और वो जल्दी से इस बिल्डिंग की तरफ भागकर जाती है। बिल्डिंग की एंट्रेंस पे एक रोटेटिंग डोर होता है और योनवू ने ऐसा दरवाजा पहले कभी नहीं देखा होता, इसलिए वो इस दरवाजे के साथ गोल 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 घूम रही होती है और उसका ध्यान नहीं होता कि बिल्डिंग के अंदर से एक आदमी बाहर आने वाला होता है इसी दरवाजे से। ये आदमी और कोई नहीं टेमिन होता है जो दुकान से बाहर आ रहा होता है और वो फोन पे बात करने में इतना बिजी होता है कि उसका इस रोटेटिंग दरवाजे की तरफ ध्यान नहीं होता और ये दरवाजा उसके मुंह पे फाट से लग जाता है। वो नीचे गिर जाता है, उसके हाथ में जो कॉफी होती है वो उसके महंगे जैकेट पे गिर जाती है और योनवू ये सीन देखकर घबरा जाती है। योनवू वहां से भाग जाती है और टेमिन भी उसके पीछे भागता है और योनवू खुद को बचाने के लिए अपना जूता टेमिन को मार के फेंकती है जो टेमिन को जोर से लग जाता है। योनवू अपने बैग में से पैसे का बंडल निकालकर टेमिन को मारती है और उसे चकमा देकर वहां से भाग जाती है और टेमिन चिल्लाता है कि अगर मैंने तुम्हें फिर से कभी देख लिया तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। योनवू फिर किसी जगह पे बैठकर सोचती है कि उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है और उसे अचानक याद आता है कि जब वो ग्रीन आइज वाली औरत के घर पे गई थी तो उस औरत ने उसे कहा था कि क्या तुम डेस्टिनी में बिलीव करती हो? मुझे ऐसा दिख रहा है कि तुम कुछ अपनी जिंदगी में खोने वाली हो, लेकिन इसके बाद तुम एक बड़ी जर्नी पे जाने वाली हो। इस जर्नी से तुम्हें सीखने को मिलेगा और तुमने जो खोया है तुम उसे वापस ला पाओगी। योनवू समझ जाती है कि ग्रीन आइज वाली औरत जिस जर्नी के बारे में बात कर रही थी वो यही जर्नी है 19वीं सदी से लेकर 2023 तक की। उतने में एक छोटा लड़का योनवू के पास आकर कहता है कि तुम्हारे बैग से ये पैसे गिर गए और योनवू हैरान होती है जानकर कि उसके बैग में जो कागज के टुकड़े हैं वो पैसे हैं। योनवू फिर इस बच्चे से हेल्प मांगती है और ये बच्चा उसे कन्वीनियंस स्टोर में लेके जाता है जहाँ पे योनवू खाने का सामान खरीदती है, वो चप्पल खरीदती है और फिर ये बच्चा और योनवू साथ में ये स्नैक्स खाते हैं। इस बच्चे का नाम होता है जून और योनवू जून से पानी की बोतल कैसे खोलते हैं, स्नैक्स के रैपर्स कैसे खोलते हैं ये सीखती है और योनवू पहली बार जिंदगी में चोकोपाई खाती है और उसके होश उड़ जाते हैं क्योंकि उसे विश्वास ही नहीं होता कि इतनी टेस्टी चीज एग्जिस्ट कर सकती है। योनवू और जून ऐसे ही टाइम पास कर रहे होते हैं जब जून को उसके मम्मी का कॉल आता है जो उसे कहती है कि मैं तुम्हें पिकअप करने आ ही रही हूँ, लेकिन अचानक उसकी मम्मी फोन पे चिल्लाने लगती है। असल में जून की मम्मी जब ड्राइव कर रही होती है तो उसकी गाड़ी के सामने कोई आ जाता है, इसलिए जून की मम्मी जोर से ब्रेक मारती है और जब वो नीचे उतरती है देखने के लिए कि उसकी गाड़ी के सामने कौन आया है तो ये होती है सावोल। यहाँ दादाजी की सर्जरी 1 महीने तक पोस्टपोन हो जाती है और उनका यूएस का जाने का प्लान कैंसिल होता है, इसलिए वो टेहा के घर पे आ जाते हैं। दादाजी टेहा को पूछते हैं कि मेरी बहू वनेसा कहाँ पे है, मैं उससे मिलना चाहता हूँ और टेहा कहता है कि हाँ वो थोड़ी देर में आ ही जाएगी, वो अब बाहर वॉक कर रही है। लेकिन मन ही मन टेहा पैनिक होने लगता है। टेहा और होंग फिर योनवू को ढूंढना शुरू कर देते हैं और टेहा को फीलिंग आती है कि योनवू शायद कन्वीनियंस स्टोर के आसपास होगी क्योंकि उसे भूख लगी है और उसका शक सही निकलता है क्योंकि योनवू कन्वीनियंस स्टोर के बाहर से कुछ लड़कियों को नूडल्स खाते हुए देख रही होती है। टेहा योनवू को रोकने की कोशिश करता है लेकिन योनवू उसे इग्नोर करती है क्योंकि वो हर्ट हो चुकी है और टेहा उसे कहता है कि तुम ही मुझे पति बुला रही थी ना, तो फिर तुम मुझसे ऐसे क्यों बिहेव कर रही हो। योनवू कहती है कि तुम सिर्फ मेरे पति की तरह दिखते हो, तुम मेरे पति कभी हो ही नहीं सकते और टेहा कहता है लेकिन मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है, प्लीज मेरी बीवी बन जाओ। योनवू चिल्लाती है कि मैं तुम्हारी मदद क्यों करूँ जब तुमने मुझे फंसाया है और वो गुस्से में टेहा को अपने सिर से मार देती है। सब शांत होने के बाद टेहा योनवू और होंग मिलकर बात करते हैं और टेहा योनवू को कहता है कि मैं तुम्हें पैसे देने के लिए तैयार हूँ, तुम्हें सिर्फ 1 दिन के लिए मेरी बीवी होने की एक्टिंग करनी है। योनवू को यह बात पसंद तो नहीं आती लेकिन वो मन ही मन सोचती है कि उसके पास रहने का कोई ठिकाना नहीं है। जब तक वो 19वीं सदी में वापस नहीं जा पाती तब तक उसे रहने के लिए जगह तो लगेगी और इस सिचुएशन के वजह से उसे रहने के लिए घर मिल जाएगा, इसलिए वो टेहा की बात मान लेती है। होंग फिर टेहा और योनवू के शादी का कॉन्ट्रैक्ट बनाता है जिसमें सारी इंपॉर्टेंट डिटेल्स स्पेसिफाई की जाती है कि कौन क्या करने वाला है और किसको क्या मिलेगा और टेहा फिर योनवू को लेकर अपने घर पे जाता है। दादाजी घर पे ही होते हैं और फिर टेहा, योनवू यानी वनेसा और दादाजी मिलकर बात करते हैं।
टेहा के मुंह से बातों बातों में वनेसा की जगह पे यनवू का नाम निकल जाता है और दादाजी कंफ्यूज होकर पूछते हैं कि इसका नाम तो वनेसा है ना, तुम उसे यनवू क्यों बोल रहे हो। यनवू झूठ बोलती है कि मैं इटली जाने से पहले मेरा नाम यनवू हुआ करता था और दादाजी उसके बाद से कन्विंस हो जाते हैं। दादाजी को रिडल्स बहुत पसंद होते हैं और यनवू उनके हर एक रिडल का सही जवाब दे पाती है, जिस वजह से दादाजी यनवू से इम्प्रेस हो जाते हैं। दादाजी फिर यनवू को पूछते हैं कि तुम इटली कब वापस जाने वाली हो, तो यनवू कहती है कि मैं अभी नहीं जाने वाली, मैं कुछ टाइम के बाद जाऊंगी क्योंकि अब मैं मेरे पति के साथ वक्त स्पेंड करना चाहती हूँ। दादाजी कहते हैं अरे वाह, अब मेरा काम यहाँ पे हो गया है तो मैं घर जा रहा हूँ। और इस बात की वजह से टेहा बहुत इरिटेट होता है क्योंकि यनवू ने दादाजी को बता दिया है कि वो यहीं पे रुकने वाली है, इसलिए उसे यनवू को अपने घर पे ही रखना होगा। यहाँ होंग की बहन, जिसने यनवू के शादी के दिन का मेकओवर करके दिया था, वो होंग के पास आती है और उसे बटरफ्लाई लॉकेट दिखाती है जो यनवू ने गलती से गिरा दिया था। बहन कहती है कि इतनी पुरानी चीज उसके पास क्यों थी मुझे नहीं पता, लेकिन तुम उसे ये रिटर्न कर देना। और होंग भी कंफ्यूज होकर सोचता है कि इतना पुराना लॉकेट यनवू के पास क्यों है। यहाँ मिन घर जाने के बाद दादाजी यानी अपने ससुर से पूछती है कि आपने मुझे टेहा की शादी के बारे में क्यों नहीं बताया। दादाजी कहते हैं कि उसी ने मुझे कहा था किसी को ना बताने के लिए और मैं उसके खिलाफ नहीं जा सकता। वैसे वो फ्लावर्स एंड बटरफ्लाइज एग्जीबिशन की तैयारी कैसे चल रही है। मिन कहती है कि हाँ, उसकी तैयारी हो ही रही है। तो दादाजी उसे कहते हैं कि वो एग्जीबिशन टेहा को मैनेज करने के लिए दे दो, उसकी अभी नई नई शादी हुई है तो ये एग्जीबिशन उसके लिए एक गिफ्ट रहेगा। मिन को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती, लेकिन वो अपने ससुर को कुछ नहीं कह पाती। यहाँ टेमिन, जिसकी मम्मी ने उसे कुछ दिनों पहले ही घर बुलाया था, वो अभी भी घर नहीं गया है, इसलिए मिन की असिस्टेंट खुद टेमिन को पिकअप करने आ जाती है। टेमिन हंसते हुए कहता है कि टेहा की शादी का झटका मेरी मम्मी को जोर से लगा है ऐसा लगता है, इसलिए बार बार वो मुझे घर पे बुला रही है। रुको, मैं इस गेम को और मजेदार बनाता हूँ। यहाँ टेहा ऑफिस में होता है जब उसे टेमिन का मैसेज आता है जिसने लिखा होता है कि मैंने सुना तुमने शादी कर ली, मैं तुम्हारी दुल्हन को देखना चाहता हूँ। ये मैसेज पढ़ते ही टेहा जल्दी से उठकर ऑफिस से निकलता है और यहाँ पर यनवू घर पे अकेली होती है। यनवू गलती से टीवी के रिमोट पे बैठ जाती है, टीवी शुरू हो जाता है और टीवी पे एक हिस्टोरिकल ड्रामा दिखाया जा रहा होता है। इस ड्रामा को देखकर यनवू पागल जैसे बिहेव करती है क्योंकि उसे लगता है इस टीवी में के जो लोग हैं वो रियल है और वो इस टीवी से वापस 19वीं सदी में जा सकती है। वो टीवी को रब करती है, वो उसे नॉक करती है और उतने में घर की घंटी बजती है। दरवाजा अपने आप खुल जाता है, यनवू डर जाती है और अंदर आने वाला इंसान होता है टेमिन। टेमिन ने यनवू को टीवी के साथ अजीब हरकतें करते हुए देख लिया होता है और वो हंसते हुए कहता है कि मेरे भाई टेहा को ऐसे ही लोग पसंद है। यनवू पूछते है कि क्या तुम सच में टेहा के भाई हो, तो टेमिन कहता है कि हाँ, वो मेरा सौतेला भाई है। टेमिन को टीवी की आवाज से परेशानी हो रही होती है, इसलिए वो टीवी को बंद कर देता है और यनवू ये देखकर चिल्लाने लगती है और पैनिक होने लगती है कि अब मैं घर कैसे जाऊँ, तुमने ये बंद क्यों कर दिया। और वो टीवी को पोंछती है, उसे नॉक करती है और टेमिन उसे रोकने की कोशिश करते हुए पूछता है कि तुम इतनी अजीब तरीके से क्यों बिहेव कर रही हो, क्या हो गया। उतने में दरवाजे से कोई और चल के आता है और ये होती है टेहा की सौतेली माँ यानी मिन। यनवू मिन को देखकर डर जाती है और पीछे हटती है क्योंकि उसे रियलाइज होता है कि 19वीं सदी में के टेहा की सौतेली माँ यही औरत थी। यहाँ दादाजी अपने कमरे में एक सीक्रेट दरवाजा खोलते हैं जिसके पीछे होती है एक पेंटिंग। पिछले एपिसोड में 19वीं सदी में यनवू की जो पेंटिंग टेहा के पास थी, ये वही पेंटिंग होती है। यहाँ मिन यनवू के करीब जाती है और कहती है कि हम पहले कभी मिले तो नहीं है, लेकिन तुमने मुझे पहचान ही लिया होगा। और मिन यनवू के चेहरे को हाथ लगाने ही वाली होती है, लेकिन उतने में वहाँ पे टेहा आ जाता है और वो मिन के हाथ को साइड में करते हुए कहता है कि तुम दोनों मेरे घर में मेरी परमिशन के बगैर कैसे आ गए। और यहाँ पर एपिसोड 2 खत्म हो जाता है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक ज़रूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू।